प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, जिन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनके जीवन वृत्त के बारे में काशी के गोवर्धन सराय नामक मोहल्ले में सुंगनी साहू के घर पर संवत 1946 अर्थात विक्रम अर्थात 1889 काशी में हिंदी साहित्य के यशस्वी कलाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। प्रसाद जी के पिता एक धनी, प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से संबंधित थे। इनके परिवार को सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वरदान प्राप्त था। बालक प्रसाद का आरंभिक जीवन बड़ा ही खुशहाली में बीता। आरंभ में इन्होंने व्यायाम करने का बड़ा ही शौक था। अच्छा भोजन करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। फलस्वरूप शरीर अत्यंत सुंदर और मुखमंडल तेजस्वी था। प्रतिदिन व्यायाम करना और घुड़सवारी करना इनको अत्यधिक प्रिय था। बालक प्रसाद की आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। बाद में इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश ले लिया, लेकिन इनकी पढ़ाई घर पर ही चलती रही। जब बालक प्रसाद की आयु 12 वर्ष की थी, तब इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इनके पिता का देहांत होते होते घर परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आगे ये तुम सारी चीजें पढ़ लेना बेटा अच्छे से। अब इनकी हम प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रसाद जी एक महान कवि थे, लेकिन काव्य रचनाओं के साथ साथ उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी आदि भी लिखी, जिसका विवरण इस प्रकार है। काव्य रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, हरणा, काम हेतु, प्रेम पथिका, आंसू लहर, झरना और कामायनी। कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाखदत्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं। प्रसाद की कहानी साहित्य की एक नवीन दृष्टि है। उनकी समस्त कहानियों को 3 कालों में विभाजित किया गया। पूर्व काल का समय सन 1910 से 1922 तक, मध्यकाल का समय 1923 से 1929 तक और अंतिम काल का समय है 1929 से 1937 तक। ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। इसके जो कहानी, नाटक, कहानियां, उनके विशेषताओं के बारे में। पहला है, इन्होंने जो लिखी है, जो सारी चीजें काव्य साहित्य सर्जन के, उसमें ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि की। इन्होंने सबसे ज्यादा इतिहास के बारे में लिखा है। इसका दूसरा पॉइंट, अंतर्द्वंद ग्रस्त पात्रों का चित्रण। इन्होंने अपने कहानी, निबंध, उपन्यास में जो भी पात्र लिए हैं वो अंतर्द्वंद यानी अपने ही मन से ही ग्रस्त थे, अपने आप से, अपने मन में दुखी होते, उसी से लड़ना झगड़ना, उन्हीं बातों से। ये सारी चीजें इसकी दूसरी विशेषता इनके पात्रों के अंदर। तीसरा, वर्णात्मक। प्रसाद ने अपनी कहानियों में ज्यादातर वर्णात्मक का असर लिया, वर्णात्मक रूप में लिखी है। सांस्कृतिक चेतना का उद्घाटन, उन्होंने अपनी कहानियों में, निबंधों में संस्कृति का भी उद्घाटन किया है। अगली, राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन। इन्होंने अपनी कहानियों में, ये राष्ट्रवादी कवि थे, तो कहानियों में राष्ट्रीयता का भी इन्होंने कूट कर योगदान दिया है। हमारा अंत में है, भाषा शैली। कवि होने के कारण प्रसाद जी संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है, लेकिन यह भाषा सहज, सरल और प्रभावमयी है। इसकी भाषा के बारे में प्रोफेसर वासुदेव ने लिखा है, उनकी भाषा के 2 रूप है, व्यवहारिक और संस्कृत प्रधान। व्यवहारिक भाषा का प्रयोग उपन्यासों में अधिक हुआ है और संस्कृत प्रधान भाषा का कहानी और नाटकों में। ऐतिहासिक वातावरण का चित्रांकन करने के लिए ही उन्हें अपनी भाषा को संस्कृत प्रधान बनाना पड़ा। यह स्वाभाविक बात भी है। भाषा में प्रभाव और काव्यात्मकता हर जगह देखी जा सकती है। उनकी कहानियों की गद्य भाषा, गद्य काव्य का मधुर आनंद देती है। तो मैंने आप सभी को जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताई। आप इसको अच्छे से पढ़ना, हो सके तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब जयशंकर प्रसाद ने जो कहानी लिखी है पुरस्कार, उसका सार हम पढ़ते हैं। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की अति प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में उन्होंने मधुलिका नामक पात्र के माध्यम से प्रेम पर कर्तव्य और कर्तव्य पर प्रेम की विजय की कथा कही है, जो इस प्रकार है। कौशल का एक राष्ट्रीय उत्सव था, कृषि का। उस दिन महाराज किसी भी कृषक की भूमि को स्वयं जोतते थे और पुरस्कार स्वरूप उसके मालिक को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी, ताकि वह अपना जीवन भली प्रकार व्यतीत कर सके। भविष्य में खेत की देखरेख भी वो उसी के हाथों में रहती थी, जिसका वो खेत जोतते थे। इस बार वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की कन्या मधुलिका का खेत चुना गया था। महाराज आए और खेत की बुआई में स्वयं मधुलिका ने महाराज को सहयोग दिया।
जब कौशल नरेश ने पुरस्कार स्वरूप मधुलिका को स्वर्ण मुद्राएं दी तो उन्होंने महाराज पर बिखेर दिया। सभी चकित हो उठे, महाराज भी खिन्न हो गए। मंत्री ने कहा, अबोध, क्या बक रही है? राज के अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है, फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। लेकिन मधुलिका ने कहा, राज के रक्षण की अधिकारनी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका ने मुद्राएं स्वीकार नहीं की। यह सब मगध का राजकुमार भी देख रहा था। मधुलिका स्वाभिमानी होने के साथ अत्यंत सुंदर भी थी। मगध कुमार उसमें अनुरूप हो गए। उत्सव समाप्त होने के बाद महाराज चले गए और मधुलिका एक पेड़ के नीचे मगन होकर बैठ गई। रात्रि हो चुकी थी कि सहसा कोयल की कूक सुनाई दी। सोई हुई मधुलिका जाग गई। मगध के राजकुमार ने कहा, मगध का राजकुमार, तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अगुंठन में रहना ही नहीं जानती उसे अपनी। मधुलिका ने कहा, राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन विहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली हूँ। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करे। लेकिन यह अनुग्रह मधुलिका को स्वीकार नहीं था। राजकुमार चोट खाकर लौट पड़ा और मधुलिका सजल नेत्रों से अश्व यानी घोड़े के पीछे उड़ती हुई धूल को देखने लगी। अब मधुलिका दूसरे लोगों के खेतों पर काम करके अपना निर्वाह करने लगी। शरीर से जर्जर लेकिन मुख पर कांति। एक दिन आकाश में बादल घिराए, वर्षा और ओलों की संभावना हो गई। वह आज से 3 वर्ष पहले की बात सोचने लगी, जब मगध के राजकुमार ने उसके सामने प्रणय निवेदन किया था। उसका मन आनंद और खिन्नता से भर गया। वर्षा हो रही थी, तभी किसी ने द्वार खटखटाया। मधुलिका ने जब अपनी कुटिया का द्वार खोला तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उसने मगध के राजकुमार को अपने सामने पाया। उसने मधुलिका को बताया कि वह अब मगध का विद्रोही निष्कासित राजकुमार है। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। मधुलिका और अरुण बातें कर रहे थे, ये उस राजकुमार का नाम है, कि अरुण ने बताया कि वह अब एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता है और उस राज्य की रानी मधुलिका बनेगी। मधुलिका बहुत खुश हुई। अरुण ने कौशल राज्य को हथियाने का प्रस्ताव मधुलिका के सामने रखा। उस क्षण मधुलिका ने कहा, जो कहोगे वही करूंगी। मधुलिका और अरुण बातें कर रहे थे कि अरुण ने बताया कि वह अब एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता है और उस राज्य की रानी मधुलिका बनेगी। मधुलिका बहुत खुश हुई। अरुण ने कौशल राज्य को हथियाने का प्रस्ताव मधुलिका के सामने रखा। उस क्षण मधुलिका ने कहा, जो कहोगे वो करूंगी। मधुलिका ने कौशल नरेश के पास आकर दुर्ग के समीप सैनिक महतू की एक उबड़ खाबड़ जमीन की मांग की। कौशल नरेश ने 3 वर्ष पूर्व की घटना और यह जानकर कि वह सिंह मित्र की कन्या है, थोड़ी सी झिझक के बाद यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये उसने किसके बदले मांगी ये जगह? उसने अपनी जमीन के बदले। उस समय तो उसने जो भी स्वर्ण मुद्राएं दी थी वो वापस राजा के ऊपर फेंक दी थी। लेकिन अब अरुण के साथ इसने प्लान बनाया और उसके बाद उसने कहा कि एक उबड़ खाबड़ सी जमीन है, वो आप जाके कौशल नरेश से मांग लो। तो कौशल नरेश ने भी उसकी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह स्थान अरुण के सैनिकों के लिए स्वीर बना। अरुण ने मधुलिका को सांत्वना दी कि अब शीघ्र ही कौशल पर उसका अधिकार होगा और अगले ही दिन उसका अभिषेक होगा। मधुलिका प्रसन्न थी और साथ ही अरुण की विजय के प्रति संशय भी, क्योंकि केवल 100 सैनिकों से विजय कैसे संभव होगी, यह बात उसकी समझ में न आ पाती थी। रात्रि होने पर मधुलिका अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ गई। मार्ग में इस ग्लानि से कि वह सिंह मित्र की कन्या होकर कौशल पर अधिकार करने के लिए विदेशियों का साथ दे रही है, उसकी विचारधारा बदल गई और वह अपनी कुटिया में पहुंचने की बजाय राज दरबार में पहुंच गई। उसने कौशल नरेश को शत्रुओं के आने की सूचना दी। युद्ध में साहसिक अरुण बंदी हुआ और जनता की सहमति के अनुसार उसे प्राणदंड की सजा सुनाई गई। मधुलिका को कौशल नरेश पुरस्कार देना चाहते हैं, लेकिन वह कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहते हुए बंदी अरुण के समीप जाकर खड़ी हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है इस कहानी का सार। किस तरीके से मधुलिका पहले तो अपने ही राज्य के
विरोध में खड़ी हो जाती, लेकिन तब उसे एहसास होता कि उसके पिता ने किस तरीके से युद्ध में उसकी मदद की थी, तो वो अंत में अरुण का साथ ना देकर अपने राज्य का साथ देती है। ये तो हो गई कर्तव्य पर विजय। और प्रेम पर, वो अंत में उसने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं अरुण को भी धोखा दे रही हूँ, तो उसने अपने लिए सजा मांगकर प्रेम पर विजय प्राप्त कर ली। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और पुरस्कार कहानी दोनों को अच्छे से पढ़े, और जीवन परिचय को हो सके तो अपने नोटबुक में नोट करें और उसको याद करें, और इस कहानी को एक बार और पढ़ ले, क्योंकि इसके बाद हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आपको सप्रसंग व्याख्या भी समझ में आ जाएगी। जितना काम आपको दिया जाए उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और हो सके तो नोटबुक में नोट करें। और कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।